लास्ट क्लास जो हम लोग कर रहे थे उसमें एक क्वेश्चन दिए थे, हो गया है। बोलो। कोई नहीं किया है सर 2 में दिया है आंसर। क्या? 2 में दिया है आंसर। नहीं, 2 ओमेगा तो नहीं आएगा। ऐसा था कि एक रे आया था, ऐसा गया था, ये एंगल थीटा था, और यहाँ पे एक कोई भी वाल है, ठीक है, ये स्पॉट बन रहा है। इस स्पॉट का वेलोसिटी हम पूछे थे किधर की तरफ ये वेलोसिटी क्या होगा जब ये जो था ऐसा ओमेगा से घूमेगा। तो किससे नहीं हुआ है? शिवम। सर 2 ओमेगा डी बाई कॉस स्क्वायर थीटा। 2 ओमेगा डी बाई कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। और किसी का? सिंपल सा कंसेप्ट है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई कार है, इधर एक कांस्टेंट स्पीड v से जा रही है, ठीक है, हम यहाँ पे ओ पे बैठे हुए हैं। ये जब मान लेते हैं कि यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे v से कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ये एंगल जब थीटा फॉर्म करा है तो ये ऐसा मूव कर रहा है, तो ये ओमेगा कितना होगा अगर हमसे पूछा जाए इस मोमेंट पे, तो हम क्या बताएंगे? बोलो। ओमेगा ये लिखा करते थे, v परपेंडिकुलर बाई आर। तो यहाँ से अगर हमको दिखेगा तो यहाँ पे अगर हम ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इधर की तरफ जाएंगे, तो ये v परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर होगा और ये v पैरेलल होगा, ठीक है। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से हमको थीटा दिख रहा है, तो v cos थीटा इसकल टू हमको v परपेंडिकुलर दिख रहा है। वैसे ही यहाँ पे होगा एक ऐसा परपेंडिकुलर वेक्टर, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा, इधर v cos थीटा आएगा, इधर v sin थीटा आएगा। इसके बाद क्या करना है? सिंपल सा अपना इक्वेशन लिखना है। ये डिस्टेंस है d, तो हम जानते हैं कि अगर इसको ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं तो ये इधर 2 ओमेगा से रोटेट हो रहा होगा, तो 2 ओमेगा इसकल टू क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, तो v cos थीटा बाई जो हमारा ये वाला डिस्टेंस है, तो किसके लिए? तो यही हमारा रेडियस वेक्टर है, तो r cos थीटा इक्वल टू d है, तो d बाई cos थीटा हमको दिख रहा है, तो हमको v बाई d हमको निकालना क्या था? v निकालना था। तो देखो यहाँ से सिंपल सा है कि v इक्वल टू आ जा रहा है t ओमेगा d बाई cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड अरविंद तुम कैसे बनाए थे? ऐसे ही। ठीक है। सेकेंड मेथड ऐसा जा रहा है, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस d दे रखा है, लेट से ये हो गया y, ठीक है, तो y इज बाई d इक्वल टू टेन थीटा, तो d टेन थीटा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से dy बाई डी टी, यानी कि जो हम इधर की तरफ v है उसको बोलेंगे, इक्वल टू क्या होगा? d टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बाई डी टी, ठीक है। d थीटा बाई डी टी क्या है? तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो v इक्वल टू क्या आ रहा है? ये जो चेंज है थीटा ओमेगा से ये घूम रहा है, तो ये इसका चेंज डबल से घूमेगा 2 ओमेगा से, तो d थीटा बाई डी टी 2 ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा। दोनों से सेम आंसर आया है, cos स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाओगे तो सेम वही आएगा।
हम बोले भी थे कि ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये जो हम लोग बेसिकली रॉड जो यूज करते हैं उससे भी बन जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर में रे ऑप्टिक्स का 10% यूज होगा। मोस्टली तुम्हारा जो पहले का पढ़े हुए हो अब तक वही सब चीजें यूज होंगी। नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हमको वेलोसिटी देखना है। तो हम सबसे सिंपल केस डिस्कस कर रहे हैं। लेट से कि हमारा मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। लेट से कि ये इधर जा रहा है किसी स्पीड u से। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। हम जानते हैं कि सेम दूरी पे बनता है इमेज, तो हम बोल रहे हैं कि इसमें इमेज का डिस्टेंस वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, हम इसमें इमेज का वेलोसिटी कैसे चेक करेंगे। पहला केस है, सिंपल सा है, बता रहे हैं। देखो कि जैसे कि अगर ये डिस्टेंस कुछ d है, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। एक्सेलरेटेड होता तब भी वही हाल होता, लेकिन हम कांस्टेंट माने हैं। तो अगर हम बोले कि v नॉट है तो 1 सेकंड में ये आगे v नॉट डिस्टेंस चलेगा। तो लेट से अगर ये x डिस्टेंस आगे चला तो ये डिस्टेंस इसका बचेगा, यानी कि इमेज अब t इक्वल टू कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है, तो उसका जो डिस्टेंस बच रहा है वो d माइनस एक्स बच रहा है। अब जो इमेज है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है तो इमेज भी अब जो दूरी है उतना ही दूरी पे रहेगा, d माइनस एक्स पे ही, यानी कि नया इमेज यहाँ पे बन रहा है। उतने ही समय में अगर हम देख रहे हैं तो इमेज भी चल रहा है x। तो यहाँ ध्यान से देखो तो हमको क्या मिल रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। नहीं, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि सिंपली अगर हम देखें तो क्या है, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे हमको ऐसा कभी भी कोई भी क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ भी मिलेगा, हम आराम से मिरर पे अगर बैठ गए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, कैसे? तो लेट से कि ये हमारा मिरर है। ठीक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे इमेज, ये इधर जा रहा है किसी स्पीड vo से। हम बोल रहे हैं कि अगर हम मिरर के रिस्पेक्ट में जाएं तो हम मिरर पे यहाँ पे एक चीटा बन के बैठ गए। मिरर पे अगर हम चीटा बन के बैठ गए, लेट से कि ये डिस्टेंस जो है x है और ये जो डिस्टेंस है y है। हम जानते हैं कि इनिशियली ये दोनों जो है बराबर ही होंगे। मिरर पे बैठ गए, मिरर पे बैठ के अगर हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम मिरर देखेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, dx/dt, यानी कि चेंज इन x। ठीक है, डायरेक्शन किधर है, राइट साइड। तो राइट साइड तो हम लिख रहे हैं पॉजिटिव v नॉट। ठीक है, इस तरफ हम पॉजिटिव मान रहे हैं। अगर हम ये लिख रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम मिरर लिखेंगे तो हमको dy/dt मिलेगा, और चेंज इन x और चेंज इन y हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमको क्या मिलेगा, अगर हम देख रहे हैं कि इसका x में चेंज इधर की तरफ है तो y में चेंज इधर की तरफ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस v नॉट लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि अगर हम मिरर के रिस्पेक्ट में लिखे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर
इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये रिलेटिव मोशन का है। यहाँ से अगर हम वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे तो ध्यान से देखो, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऐसा होगा। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझ लो। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव है, कहीं भी अगर हमको बोला जाएगा तो डायरेक्टली हम मिरर पे बैठ के आराम से देखेंगे। और इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी ध्यान से देखो, क्योंकि ये चीज कहाँ कहाँ आएगा, अभी आ रहा है, कर्व मिरर पढ़ेंगे तब आएगा, प्लेन रिफ्रैक्शन में सरफेसेस पढ़ेंगे तब आएगा, फिर लेंसेस पढ़ेंगे तब आएगा। यानी कि एक ही चीज हम बार बार वही चीज लिखते जाएंगे, बार बार वही चीज बोलेंगे। तो जो अच्छे से पढ़ रहा है, सुन रहा है, उसको लगेगा कि मास्टर क्या बार बार एक ही चीज पढ़ा रहा है। तो जो नहीं सुन रहा है उसको लगेगा कि मास्टर एक ही चीज क्यों बार बार पढ़ा रहा है। ठीक है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इसीलिए ध्यान से समझो। नहीं अगर आ रहा है तो उसको पूछ के क्लियर करो। बाकी ये रिलेटिव का कंसेप्ट है सारा, इसलिए उम्मीद करते हैं कि सबको आता होगा। तो हम लोग रिलेटिव वाला ही मोस्टली यूज करेंगे, बाकी अपना कॉमन सेंस तो है ही। तो कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, इजी इजी सा, बिना पेन उठाए आंसर जवाब देना है। ये ऑब्जेक्ट है, रेस्ट में है, ये जो है इधर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर। आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो फर्स्ट कैंसर। लो, अनुज। सर 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, राइट? राइट। ये इक्वेशन अगर ध्यान से देखो तो वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे यानी कि VO 0 है, VI जो निकालना है वो 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर है। इमेज अगर जो होगा तो जिस डायरेक्शन में मिरर का वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में इसका भी होगा, तो ये इधर ही जाएगा 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, थोड़ा एनालिटिकल उसी चीज को देख रहे हैं, उतना फॉर्मूले से। फर्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हम रेस्ट पे माने, इसको अगर हम 2 मीटर पर सेकंड से चला रहे हैं, लेट से कि ये डिस्टेंस है d, 1 सेकंड के बाद मिरर हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कितना दूरी चल के 2 मीटर, तो ये डिस्टेंस बचेगा d माइनस 2। पहले जो हमारा इमेज रहा होगा वो यहाँ पे है, कितने दूरी पे, तो d दूरी पे। अब जो नया इमेज है
वो यहाँ से कितने दूरी पे होगा, तो d-2 पे, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा नया इमेज है। ठीक है, ये मिरर का पोजीशन 1 है, ये मिरर का पोजीशन 2 है। तो 2 से मिरर के पोजीशन से हम डिस्टेंस काउंट करेंगे, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना, d-2, क्योंकि ऑब्जेक्ट उससे उतने ही दूरी पे है। तो ये वाला डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, शुरू करके बता दो। ये टोटल 2d है, d-2 प्लस 2, अगर हम कर रहे हैं सबको जोड़ के 2d में से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो कितना मिल रहा है, देखो ध्यान से, टोटल डिस्टेंस 2d माइनस, अगर हम ये वाला डिस्टेंस देख रहे हैं तो ये हमको 2d-2 मिल रहा है, तो इसमें से 2d में से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो देखो 4 मिल रहा है, ध्यान से दिख रहा है, यानी कि अगर मिरर 2 मीटर चला तो इमेज उसी डायरेक्शन में 4 मीटर चल रहा है। ठीक है, ये ऐसे फिगर से देख रहे हैं। बाकी अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो फॉर्मूला तो सबसे आसान है, लेकिन उसमें ध्यान रहे कि वेक्टर के साथ है, डायरेक्शन को ध्यान में देना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का कितना आंसर आ रहा है, बोलो। सर 0। 0, ठीक है, ये भी हमको क्या मिलेगा, रेस्ट पे। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, ये जो फॉर्मूला है ये कैसा है, परपेंडिकुलर टू मिरर होना चाहिए। ठीक है, जो भी मोशन है, जो भी वेलोसिटी है, वो किधर होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू मिरर उसके लिए है। ठीक है, ना कि पैरेलल टू मिरर के लिए। जैसे कि यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो इमेज भी उतने ही दूरी पे रहेगा, लेकिन नीचे आएगा 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, फोर्थ, बोलो फोर्थ का आंसर। 9। ठीक है, क्या है, तो यहाँ से ध्यान से देखो तो निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर से राइट जा रहा है, तो ये 5 मीटर से लेफ्ट। ठीक है, किसके लिए लिख रहे हैं, व्यू लिख रहे हैं। फिर मिरर, मिरर के अनुसार अगर देखें तो 2 इंटू डबल हो जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो मिरर की वजह से इधर कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको जो दिख रहा है वो -9 मीटर पर सेकेंड दिख रहा है। ठीक है, इस पे बेस्ड लास्ट क्वेश्चन ये दे रहे हैं, और कितना क्वेश्चन करोगे। ठीक है, इसको अगर कर लिए समझो क्लियर है। ठीक है, इसको भी दे देते हैं इधर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। हो गया,
Sir, 2 meter per second away from mirror. देखते हैं। और किसी का? देखते कंपोनेंट इसका ले लेते हैं हम। इधर की तरफ 5 cos 53 डिग्री होगा। cos 53 डिग्री 3/5, ये 3 मीटर पर सेकंड। ऊपर हो गया 4 मीटर पर सेकंड। इसका अगर देखें तो इधर क्या आएगा, 10 cos 37 यानी कि 8 मीटर पर सेकंड, और ऊपर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर ये कर लिए तो अब हमारा इमेज देखो ध्यान से। यहाँ पे इमेज है, हमारे पास चार वेलोसिटीज दिख रहे हैं, यानी एक्स वाई दोनों को हम देख रहे हैं। तो हम इसको इसके बारे में देख रहे हैं, ये 4 मीटर पर सेकंड। जो मिरर ऊपर जा रहा है उसकी वजह से तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मिरर अगर पैरेलली मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम पोजीशन पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी नहीं चेंज हो रहा है, पैरेलल डिस्टेंस भी नहीं चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसकी वजह से लिखें तो इसकी वजह से इधर की तरफ -8 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। ये 6 वाले के लिए, तो 6 के लिए लिखेंगे तो ऊपर 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आते हैं हम इस वाले के लिए। इसके लिए अगर लिखते हैं 3 मीटर पर सेकंड, तो हम बोले थे मिरर का जिधर है उधर ही रहेगा, डबल हो जाएगा। तो डबल हो जाएगा तो इधर की तरफ कितना होगा, 3 into 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि ओवरऑल हम स्पीड इसका लिख चुके हैं। तो ये जो फाइनल अगर ये हमारा इमेज है तो हमको ऐसा दिख रहा है कि ऊपर 6 मीटर पर सेकंड से और इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, -2 मीटर पर सेकंड आई कैप प्लस 6 मीटर पर सेकंड जे कैप। मैग्नीट्यूड लिखना हो, स्पीड पूछता तो √4 + 36 यानी कि √40 2 √10। ठीक है, तो सिंपल सा है, कोई सा भी मूव करे, किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, ध्यान रखना है कि जिधर ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसका अपोजिट डायरेक्शन इमेज का रहेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। पैरेलल वाले केस में सेम रहेगा इमेज के, तो हमने 6 मीटर पर सेकंड 6 मीटर पर सेकंड ये वाला सेम रखा। फिर मिरर का देखें तो मिरर पैरेलल जो मूव करता है उससे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में इफेक्ट है। परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में देख रहे हैं तो मिरर जितना भी स्पीड से चलेगा उसका डबल हो जाएगा वेलोसिटी। तो ऐसे लिखिए। ये तो था हमारा जनरल प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चंस बनाने में कभी इमेज का भी वेलोसिटी दे देगा, ऑब्जेक्ट का पूछ लेगा, मिरर का पूछ लेगा, किसी का भी पूछ सकता है, डिपेंड करता है। तो रिलेट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अगर इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। बोलो। सर एक और क्वेश्चन कर दीजिए। ठीक है, लेट से कि अभी ऑब्जेक्ट जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, कितना स्पीड दे दे बोलो, 10 मीटर पर सेकंड। एंगल फिर से 53 डिग्री दे रहे हैं। ये जो हमारा मिरर है इसका वेलोसिटी इधर है 1 मीटर पर सेकंड से। तो इमेज का स्पीड बताओ क्या होगा। हमारा जो फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ इमेज का वो क्या है, जो भी ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए है। ठीक है, ये कौन सा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेक्टर फॉर्म में।
आया? सर ध्यान, हाँ सर -6 सिर्फ -6, मीटर पर वाई में सेकंड। कुछ नहीं, वाई में कुछ वाई नहीं। में भी आएगा, वाई में भी आएगा। हाँ So 4i cap plus 8j cap. यस सर। 8j कैप, तो -6 कैसे आ रहा था? सर देखो यहाँ ध्यान से, इधर की तरफ अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो 10 cos 53 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर की तरफ 10 sin 53 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, ये 8 की वजह से तो इधर 8 मीटर पर सेकेंड रहेगा, नो डाउट। ये 6 है तो ये भी 6 उल्टा हो जाएगा इधर की तरफ, 6 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम इस वाले के कारण लिखते हैं तो ये 1 है, तो इधर की तरफ क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान से, +4i कैप प्लस 8j कैप। ठीक है, यस यानी सर। कि हमको इधर की तरफ जब 4 8 है तो कुछ आएगा। ठीक है, तुम या तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ या फिर ऐसे सॉल्व करो। बात क्वेश्चन में कैसे देगा, तो क्वेश्चन में दे सकता है कि आगे एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, वर्डिंग में बनाता है, ऐसा सिंपली फिगर बना के नहीं देगा। उस पे मिरर लगा हुआ है, आगे एक ट्रक जा रहा है, ट्रक के पीछे बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, पीछे हम बाइक से आ रहे हैं, मेरा स्पीड इतना है, उसका स्पीड इतना है, ये है वो है, तो फाइंड करो। ठीक है, तो लैंग्वेज ऐसा रहेगा, पढ़ोगे समझोगे इस तरीके से बना लेना है, उसके बाद तुरंत सॉल्व कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन अगर उसको वर्ड में देगा तो ऑफ कोर्स 4-5 लाइन में जाना है। ठीक है, तो वर्डिंग पे घबराना नहीं। अगर हम एक्सेलरेशन का बात करें तो वेलोसिटी था एक्सेलरेशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो अगर हम जान रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट +2 वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो हम ज्यादा रिलेटिव में नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम से अगर रिस्पेक्ट कर देंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज जो होगा माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट +2 एक्सेलरेशन ऑफ मिरर आ जाएगा। देखिए सिमिलर सेम फॉर्मूला, वही चीज हम लोग यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये जो चीज है इसमें हम लोग डायरेक्टली एक्सेलरेशन से भी रिलेटेड देख सकते हैं, एक्सेलरेशन कैसा मूव कर रहा है, क्या हो रहा है। तो इस पे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ऐसा सिस्टम दे रखा है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में ही रखा हुआ है। मिरर जो है यहाँ पे, ठीक है, दोनों मिरर है। इसका भी मास m है, इसका भी m है, ये 2m है।
ठीक है, पूछ रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ टू इमेजेस with respect to one another। ठीक है, सॉल्व करो। अगर हम इस सिस्टम को रिलीज कर रहे हैं तो रिलीज करने के बाद दो मिरर है तो ऑफ कोर्स हम दो इमेज का पहला इमेज का ही बात कर रहे हैं, पैरेलल है, इंफिनिटी इमेज बनेगा। लेकिन फर्स्ट दोनों इमेज का हम बात कर रहे हैं, उन दोनों का इमेज एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का क्या होगा वो हमको बताना है। सिंपल करने के लिए पहले एक दे सकते थे फिर दो दे देते, लेकिन बात वही है कि मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। आ गया। सेवनटीन जी बाई 6। ठीक है, ठीक है, दोनों मिरर है तो दोनों का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ मिरर वन, ठीक है, सिंपल सा हमको ये क्या बोलते हैं पूरी प्रॉब्लम दिख रहा है, तो एक्सेलरेशन लिखने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, डिराइविंग फोर्स अपन टोटल मास, यानी कि 2m माइनस m g बाई 3m, mm कैंसिल g बाई 3 किधर, तो ये इधर आएगा तो ये इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ m2 अगर सर लिखेंगे, mg तो बस 2m। हाँ सर mg तो बस 2m का लगेगा यहाँ। अच्छा, हाँ इसमें तो यही रहेगा ना, तो ये आ जाएगा 2/3g। इसके लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ये फिर 3/4g। ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड आराम से कर सकते हो, ड्राइविंग फोर्स अपन टोटल मास लिखते हैं। ड्राइविंग फोर्स इसमें 2mg लग रहा है, इसमें 3mg लग रहा है, तो 3mg/4 लिखेंगे, इसमें 2mg/3m लिखेंगे, तो ये आ रहा है एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन किधर, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इधर को हम i प्लस आई लिख रहे हैं, इधर को हम माइनस आई लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3g आई कैप, इसको लिख सकते हैं, माइनस लगा दे रहे हैं इधर, एक्सेलरेशन लिख ली। अब हमको ऑब्जेक्ट दोनों मिरर में देख रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इन मिरर वन, ठीक है, ये एक्सेलरेशन इन ऑब्जेक्ट इमेज बोल रहे हैं, ये मिरर वन के लिए, तो क्या आएगा बताओ, ऑब्जेक्ट का तो 0 है, 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मिरर वन आ जाएगा, यानी कि 4/3g आई कैप। एक्सेलरेशन ऑफ इमेज फॉर m2 अगर लिखे मिरर 2 के लिए, तो ये 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मिरर 2 आएगा, यानी कि ये 2 माइनस 6/4g आई कैप। इन दोनों के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड हो जाता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ, इसको हम 1 बोल दे रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, तो 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2 लिखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/3 प्लस 6/4 इंटू जी, यही आंसर आएगा। 16 9 25 कितना आ जा रहा है, 17/6।
ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल मिलेंगे, बहुत ही आसान सवाल रहता है, सॉल्व करना रहता है। यानी कि हमको जो सवाल मिलेंगे, मोस्टली सवाल ऐसा रहेगा कि रे ऑप्टिक्स कम, मैकेनिक्स, ज्योमेट्री, ये सब चीज ज्यादा मिलेंगे। अभी तक जितने भी किए हैं सब वही चल रहा है। ठीक है, वैसे ही एक और क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। बोल रहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको रिलीज कर रहे हैं रेस्ट पे, ऑब्जेक्ट यहीं पे ना, इमेज ऑफ, अच्छा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। ठीक है, इमेज ऑफ, हो सकता था हम इस पूरे सिस्टम को किसी लिफ्ट में डाल के लिफ्ट को भी मूव करा देते तो मिरर भी मूव करने लगता। खैर, सेवन 7.5 meters per second square. आसान है। यहाँ से एक्सेलरेशन तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। कितना आ रहा है? 3/4g। ठीक है, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 3/4g। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो -j कैप लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो मिरर है वो रेस्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा? अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट का निगेटिव, तो ये हो जाएगा +3/4g आई कैप। ठीक है, इतना सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक ही प्लेन मिरर से रिलेटेड है। इससे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर के फॉर्म में हमको लिखना है कि कैसे लिखते हैं। तो सिंपल सा चीज है, वेक्टर है, ये हम मान लेते हैं मिरर है, ये इस पे नॉर्मल है। इधर की तरफ हम बोल रहे हैं कि ये जो है पैरेलल है, टेंजेंशियल है, तो टी वेक्टर लिख रहे हैं। यूनिट वेक्टर कोई टी है, इधर की तरफ यूनिट वेक्टर एन है जो कि नॉर्मल की तरफ है। इन्हीं दोनों के टर्म में हमको लिखना है। ये हम मान लिए कि हमारा इंसिडेंट वेक्टर है। ठीक है, ये जो वेक्टर है हमारा इंसिडेंट वेक्टर है, यूनिट कैप हम मान रहे हैं। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। अगर ये एंगल थीटा है
तो ये भी एंगल थीटा होगा, और इधर की तरफ अगर लिखेंगे इसको तो 1 साइन थीटा लिखेंगे, इधर कॉस लिखेंगे, और इधर लिखेंगे 1 साइन थीटा। 1 इसलिए क्योंकि हम इधर यूनिट वेक्टर मान रहे हैं, आई कैप ले लेते हैं, आई कैप यानी कि इंसिडेंट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो कंपोनेंट लेंगे तो हम लोग मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, इसलिए हम 1 यूज किए। अब अगर हम रिफ्लेक्टेड रे का बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा, ये भी हम जानते हैं कि एंगल थीटा पे जाता है। तो अगर हम इधर ले रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड है तो इसकी तरफ हम आर यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे। ये अगर एंगल थीटा है तो ध्यान से अगर देखें तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हमको थीटा मिल रहा है। तो इसका अगर इधर देखेंगे तो इधर लिखेंगे 1 साइन थीटा और इधर लिखेंगे 1 कॉस थीटा। तो आई वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो तो टी कैप और एन कैप के टर्म में साइन थीटा टी कैप प्लस कॉस थीटा एन कैप। वैसे ही रिफ्लेक्टेड रे को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, अच्छा यहाँ पे माइनस है, टी कैप प्लस कॉस थीटा एन कैप। डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव, राइट साइड पॉजिटिव ले रखे हैं, तो ऐसे हम लिख सकते हैं इस दोनों को। अब इसमें मोस्टली हमको इंसिडेंट रे का वेक्टर मिलेगा, प्लेन मिल सकता है, नॉर्मल मिल जाएगा, तो हमको साइन थीटा कॉस थीटा नहीं मिलेगा। तो इस दो जो हमको फॉर्म मिला है इसमें से साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर हमको एलिमिनेट करना है तो हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ऑल्सो हम जानते हैं, ठीक है, अगर हम डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं ए डॉट बी किसी भी वेक्टर के लिए, ठीक है, तो हमको थीटा मिलता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। जैसे ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर है तो लिखते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ थीटा जो है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है, तो हम आई डॉट एन वेक्टर अगर लिखेंगे, दोनों तो यूनिट वेक्टर, ये हमको कॉस ऑफ थीटा मिलेगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट कि आई डॉट एन जो मिलेगा ये कॉस ऑफ थीटा मिलेगा। तो हमको तब दिख रहा है, अगर हम इसको इक्वेशन 1 बोले, इसको इक्वेशन 2 बोले, कॉस थीटा का वैल्यू पता है, साइन थीटा अगर हम कटवा दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, तो सेकंड से फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, शायद काम बन जाए। टू माइनस 1, यहाँ से देखो तो आर माइनस आई कैप, साइन वाला कैंसल हो जाएगा और इधर हमको मिलेगा 2 ऑफ कॉस ऑफ थीटा इंटू एन कैप। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, आर कैप इक्वल टू आई कैप प्लस 2 आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। और ये जो इक्वेशन मिला इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में हमको लिखना होता है तो इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। यहाँ आर कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, एन कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल। जैसे क्वेश्चन इस पे करते हैं कुछ, ठीक है, लिखा है ये प्लेन मिरर है इन वाइजेड प्लेन, ठीक है, प्लेन मिरर को हम वाइजेड प्लेन में रखे हैं।
इंसिडेंट जो वेक्टर है, इंसिडेंट वेक्टर है वो 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है फाइंड रिफ्लेक्टेड, फाइंड आर कैप। सॉल्व करो। सर आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल थीटा कैसे हुआ? वो थीटा क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो सर एन कैप ऊपर है तो माइनस थीटा होना चाहिए ना। अच्छा आई कैप, हाँ ठीक है, ये एन कैप इधर, आई कैप ये एंगल पाई माइनस थीटा, यही होगा। ठीक है, सर तो यहाँ पे कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा आएगा, कॉस पाई माइनस थीटा यानी कि माइनस कॉस ऑफ थीटा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, हो गया। कह रहे कि इस प्लेन में हम मिरर रखे हैं तो इसका नॉर्मल किधर आएगा, इधर, यानी कि एन कैप जो है और कुछ नहीं आई कैप है, एक्स के लिए आई कैप जो यूज करते हैं वो। ठीक है, इसको हम कैपिटल आई से लिख देते हैं। इंसिडेंट वेक्टर जो है ये भी देखो ध्यान से, तो ये यूनिट वेक्टर ही दे रखा है, क्योंकि अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो ये 1 आ रहा है। ठीक है, 1/√3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये यूनिट वेक्टर ही है। तो अगर आर कैप हमको लिखना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से लिख सकते हैं, आई कैप माइनस 2 आई डॉट एन, इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1/√3 मिलेगा, फिर आई कैप। तो ये अगर ध्यान से देखो तो हमको मिल रहा है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल हमको मिल सकते हैं यूनिट वेक्टर से। कभी कभी कुछ और भी वर्डिंग में घुमाना चाहेगा तो घुमाएगा, बल्कि हमको इसमें यही चीज देखना है कि आर आई आई एन ये सब चीज देख के अपना सॉल्व कर लेना है जो भी कुछ पूछा जाए। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत तो बोलो। बोलो, नहीं है। एक ऐसा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट। ठीक है, ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब कि अंदर सेंटेड है।
ऐसा आ रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस, रेडियस जो है कैपिटल आर है, एक्सिस आ रहा है, और ये हाइट मान लेते हैं r/2। फाइंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगा ये हमको बताना है। एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, आवाज कट गया था। क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सर्कुलर है, ठीक है। एक इंसिडेंट रे है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, ये जो है हमारा इंसिडेंट रे है, एक्स एक्सिस से r/2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि हमारा रिफ्लेक्टेड रे कितने, मतलब कितने एंगल पे कैसे क्या जाएगा, उसको बताओ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। कैसे करेंगे, किसी को कोई आइडिया? अच्छा, ये बात जानते हो कि नहीं कि जो इस पे नॉर्मल 120 होगा, डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। ये तो बात जानते होगे कि जो नॉर्मल होगा वो, यही जो रेडियस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये नॉर्मल होगा, क्योंकि कोई भी रेडियल अगर हम सर्कल पे ड्रॉ करते हैं वही उस पे नॉर्मल होता है, ठीक है। यानी कि ये जो एंगल है यही एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और वही एंगल हमको यहाँ भी दिख रहा है। ये हाइट अगर r/2 है तो थीटा आराम से बोलो कितना दिख रहा है, यानी कि r sin थीटा इजकल टू हमको r/2 दिख रहा है। यहाँ से हमको थीटा कितना दिख रहा है, 30 डिग्री दिख रहा है सबको। ये वाला डिस्टेंस कितना है, r/2, तो थीटा यहाँ से हमको 30 डिग्री दिख रहा है। तो ये जो रे है वो इधर यहाँ से ऐसा 30 डिग्री पे ही जाएगा, ठीक है। यानी कि वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे जाएगा। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, बाकी फिगर से देख के समझ लो, लिखेंगे। इसी क्वेश्चन में अगर कहते हैं, इन प्रीवियस क्वेश्चन, if incident ray is parallel to x-axis and reflected ray becomes parallel to y-axis, ठीक है, then find angle of incidence। ठीक है, कंडीशन दे दिए, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। 45 डिग्री। ठीक है, ऐसा आया ऐसा चल गया। हम जानते हैं दोनों बराबर होगा तो डायरेक्टली कह सकते थे ये 45 डिग्री होगा।
कर सकते थे, क्योंकि एक्स एक्सिस से पैरेलल है, वाई एक्सिस से हो गया तो दोनों एंगल 90 डिग्री, तो आधा आधा 45 45 ऐसा हम कर सकते थे। ठीक है, और क्या यूज कर सकते थे हम लोग, बोलो थोड़ा मैथ अगर यूज करना चाहें तो। ठीक है, इसलिए हम मैथ यूज करना चाहेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देंगे इसी पे बेस्ड। जैसे इसका इक्वेशन, सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ऑल्सो अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है, ठीक है, इसका अगर हम स्लोप निकाल लें तो ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अगर हम ये एंगल थीटा निकाल लेंगे तो हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि हम स्लोप का एंगल निकाल ले, टेन थीटा स्लोप इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप जो होता है टेन थीटा होता है। तो यहाँ से अगर हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। तो उसके लिए अगर सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो क्या आ रहा है, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यानी कि हमको मिल रहा है dy बाई डी एक्स जो कि tan ऑफ थीटा होता है वो मिल रहा है -1। तो यहाँ से थीटा हमको कितना मिल रहा है, अच्छा -1, 135। अच्छा ये -1 कैसे थोड़ा होगा, ये -2x बाई 2y, जब इंसिडेंट देना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेट से कि -1,1 है, तो -1,1 है तो ये +1 आएगा, +1 आएगा। और यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो थीटा इक्वल टू आ रहा है 45 डिग्री। थीटा अगर 45 डिग्री तो बाकी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रोसेस इसलिए बताएं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो देने जा रहे हैं उसके लिए। ये जो है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पैराबोला है, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, हम पैराबोला दे रहे हैं। ठीक है, पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। पूछ रहा है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, ये ऐसे आया है, फिर ऐसे ही चला गया है। इफ पॉइंट P है तो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब टोटल क्या लिखना है, बात समझ आ रहा है। इंसिडेंट रे एक्स एक्सिस से पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रे वाई एक्सिस से पैरेलल हो जा रहा है, पैराबोला है, पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है। ऊपर भी क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना था, हम उल्टा पलट दिए। खैर हो गया।
1,√2 1,√2 नहीं, क्या किए हो? टेंजेंट नॉर्मल डाल के इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों 45 डिग्री होगा, नो डाउट। 90 है तो 45 होगा। ठीक है, ओ 45 है तो ये वाला एंगल बता सकते हो कितना है? ये भी 45 होगा, ये भी 45 डिग्री, यानी कि जो स्लोप है हमारा वो tan ऑफ थीटा वो 45 डिग्री है, यानी कि 1 है। इक्वेशन दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, यानी कि 2y dy बाई डी एक्स देख रहे हैं तो ये 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ से dy बाई डी एक्स, हाँ ठीक है, हाफ और 1, तो ये 1 बाई वाई मिल रहा है। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? y इक्वल टू 1, y 1, तो फिर से इक्वेशन में पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1/2 दिख रहा है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1/2, 1। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक और होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, y इक्वल टू है 12 बाई पाई साइन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इन above प्रॉब्लम। ठीक है, ऊपर वाला प्रॉब्लम ही रिपीट करना है, यानी इंसिडेंट रे जो है पैरेलल हो जा रहा है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं इंसिडेंट रे एक्स एक्सिस से पैरेलल है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर पैरेलल हो जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे। क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है कि 30 डिग्री पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, उस पे आ रहा है, तो वैसे ही सॉल्व करने का प्रोसेस होगा। ठीक है, बाकी इसमें अब क्या करना है तुम लोग को पता है, मैथ से आराम से सॉल्व करो, आंसर लिख लेना। हम आंसर लिख दे रहे हैं, चेक कर लेना। 12/3 कॉमा L√3/I। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे शुरू करेंगे, वो है कर्व्ड मिरर। प्लेन मिरर का हो गया लगभग, हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे कर्व्ड मिरर। प्लेन मिरर से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम लोग, लेकिन बेसिकली इसी सब चीज में से अब मिला के तुमको मैकेनिक्स मोस्टली रहता है कि मैकेनिक्स एडेड रहता है। तो मैकेनिक्स अगर आता है, जियोमेट्री थोड़ा बहुत आता है, तो ऑप्टिक्स मान के चलो, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में उसका 10% का ही कंसेप्ट लगता है, 10 से 20%। बाकी जो चीजें लगेंगी वो मैकेनिक्स लगेगा और जियोमेट्री लगेगा। ठीक है, तो अगर उसमें दिक्कत हो तो एक बार पीछे का देख लेना, पलट लेना, रिवीजन कर। अभी तक ट्रेलर में कुछ कुछ समझ में आ ही गया है। प्लेन मिरर हम लोगों ने देखा है, तो प्लेन मिरर में मोस्टली हमने देखा है तो मैकेनिक्स या फिर जियोमेट्री ही यूज हुए हैं। बाकी जो सवाल बने हैं सब उसी रे का। अगर हम ऑप्टिक्स के कंसेप्ट का बात करते हैं तो ऑप्टिक्स का कंसेप्ट बहुत कम है, 2-4 फॉर्मूले हैं, थ्योरी पढ़ना हो तो 2-3 दिन में हम लोग खत्म कर दें, लेकिन इतने वेराइटी बन जाते हैं तो इसलिए इसमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो उस चीज पे फोकस करो और एक बार देखो, और जहाँ पे जो दिक्कत आ रही है उसको पूछो। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कर्व्ड मिरर शुरू करेंगे, नियर स्फेरिकल सरफेसेस से रिफ्लेक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत है तो पूछ लो, एंड करते हैं। नहीं है? थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू टू।